भैया बहनों, पिछली कक्षा में हमने मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में आपको बताया था। आज हम पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे पहला भाग जो होता है वो आहार नाल का मुख होता है, फिर मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, ग्रासनाल, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत तथा फिर बड़ी आंत। इसी तरह से पाचन की क्रियाविधि में भी हम मुख से ही प्रारंभ करते हैं। मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है। तो सबसे पहला जो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है वो मुख गुहा में ही होता है। मुख गुहा में जीभ होती है। जीभ के साथ ही मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो अपनी अपनी नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। इनसे सलाइवा यानी कि लार जो है वो स्रावित होती है। लार में एक एंजाइम होता है बच्चों जिसका नाम है टाइलिन, जो आप यहाँ पर बोर्ड पर देख भी सकते हो। टाइलिन को हम एमाइलेज या फिर सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को सामान्य शर्कराओं में तोड़ देता है। इसके अलावा लार का एक काम और होता है, ये भोजन को लेई जैसा बना लेती है जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। इसके बाद जो भोजन है वो मुख गुहा से जो है वो कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। तो अगला हेडिंग है इसमें ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि ग्रास नली में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती। ग्रास नली में से जब भी भोजन गुजरता है तो एमाइलेज या टाइलिन जो कि मुख गुहा में ही भोजन के साथ मिलता है, उसी की क्रिया जो है वो ग्रास नली में भी चलती रहती है जब भोजन ग्रास नली से होकर गुजरता है। थर्ड हेडिंग है इसमें आमाशय में पाचन। आमाशय या स्टमक, इसमें पाचन किस तरह से होता है। आमाशय में कुछ स्राव जो है वो स्रावित होते हैं, जिनमें पहला है इसमें जठररस जो आमाशय की ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। उसके अलावा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन। ये जो 2 एंजाइम्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रोपेप्सिन जो है ये पेप्सिन की प्रारंभिक अवस्था है यानी कि निष्क्रिय अवस्था है। ये प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है। इसी तरह से प्रोरेनिन जो है ये रेनिन दूध की जो प्रोटीन है उसका पाचन करने वाला एंजाइम होता है लेकिन ये भी निष्क्रिय अवस्था में ही स्रावित होता है। तो ये जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन है, प्रोपेप्सिन HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। इसी तरह से प्रोरेनिन भी HCl और पेप्सिन इन दोनों की उपस्थिति में ही सक्रिय रेनिन में बदल जाता है और सक्रिय होकर के ये प्रोटीन पर अभिक्रिया करके उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देते हैं। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हो बच्चों कि प्रोटीन पर पेप्सिन ने क्रिया की और उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया। उसके बाद रेनिन ने जो मिल्क प्रोटीन होती है, दूध की प्रोटीन, उस पर अभिक्रिया की और उसको पैराकेजिनेट में तोड़ दिया। उसके बाद अगला जो इसका स्टेप होता है वो होता है छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पित्त रस और अग्न्याशयी रस, ये 2 रस जो है वो मुख्य रूप से स्रावित होते हैं। अग्न्याशयी रस में बच्चों 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और स्टियोप्सिन। ये किस किस तरह से भोजन पर अपना काम करते हैं। सबसे पहले जो पेप्टोन्स यानी कि प्रोटीन के टूटने से बनाए पदार्थ, वो जो पेप्टोन्स हैं उन पेप्टोन्स पर सबसे पहले जो ट्रिप्सिन अग्न्याशयी रस में होता है ये क्रिया करता है और उसको एमिनो अम्ल में तोड़ देता है क्योंकि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली एमिनो अम्लों से ही बने हुए होते हैं। उसके बाद जो शर्करा यानी कि जो टाइलिन ने एंजाइम ने जो लार में था, मंड को टाइलिन ने शर्करा में बदला। वो जो शर्करा है उसको भी कुछ और सिंपल शुगर्स में अमाइलोप्सिन जो है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तीसरा हमारा इसमें एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, स्टिएप्सिन। ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके बाद छोटी आंत में ही आंतरीय रस भी स्रावित होता है जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं। ये फाइनल डाइजेशन जो है वो भोजन का करते हैं, यानी कि सबसे पहला इसमें इरेप्सिन। ये क्या करता है कि प्रोटीन के पाचन में जो कुछ पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स बच जाते हैं उनका पूरी तरह से पाचन करके प्रोटीन को के जो पेप्टोन्स हैं उनको एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। इसी तरह से माल्टेज, जो कुछ सिंपल शुगर्स जो है वो एमाइलोक्सिन के प्रभाव से भी रह जाती हैं, तो ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज शुगर्स पर अभिक्रिया करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ये सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रोज शुगर पर अभिक्रिया करके उसको भी ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पर अभिक्रिया करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। और अंत में लाइपेज एंजाइम जो है होता है वो शेष बची हुई वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो इस तरह से बच्चों ये भोजन का पाचन छोटी आंत में जो है वो पूरा हो जाता है। अब भोजन के पाचन के बाद अगला जो स्टेप है वो होता है अवशोषण। भोजन का अवशोषण।
भोजन के अवशोषण का क्या मतलब होता है कि छोटी आंत में कुछ क्या होते हैं, रसांकुर होते हैं, कुछ रसांकुर होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, और उन रसांकुर में जो है रुधिर वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ होती हैं। उनमें क्या होता है कि जो भोजन के अवयव बचे हैं, जैसे कि प्रोटीन के पाचन के बाद एमिनो अम्ल, शर्करा के पाचन के बाद ग्लूकोज और वसा के पाचन के बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, तो इनका पाचन जो है वो रसांकुर में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो, ये एक रसांकुर का क्या है बच्चों, चित्र है। छोटी आंत की अंदर की सरफेस पर इस तरह के सूक्ष्म रसांकुर होते हैं जिनमें रुधिर वाहिनियाँ और ये सफ़ेद रंग की लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो होती हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का जो अवशोषण होता है वो लसिका वाहिनियों में होता है, और बाकी अन्य सभी पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो रुधिर वाहिनियों में होता है। तो ये एक रसांकुर की संरचना है। ये इसकी बाहरी जो है वो कोशिकाएं हैं, इस यहाँ पर कुछ श्लेष्मिक म्यूकोसा भी है। इसके अलावा इस तरह की संरचना रसांकुर की होती है। तो इस तरह से जो भी भोजन का पाचन पूरा हो जाता है उसका अवशोषण छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित इन रसांकुरों के द्वारा हो जाता है। अगला जो स्टेप है बच्चों वो है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब यह है कि भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद उसका जो है जीव द्रव्य का ही एक भाग बन करके जीव द्रव्य में ही आत्मसात हो जाना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो भोजन का पाचन, फिर उसका अवशोषण और उसके बाद स्वांगीकरण हो जाता है, यानी कि भोजन के सभी भाग जो हैं वो अवशोषित होकर के जीव द्रव्य में मिल करके उसी में आत्मसात हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम भोजन का स्वांगीकरण कहते हैं। इसी के साथ ही ये जो मनुष्य के पाचन की क्रियाविधि थी ये पूर्ण होती है। अगली कक्षा में हम मनुष्य का श्वसन तंत्र जो है बच्चों वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।